सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ हम बात करेंगे मिस्टर रेमंड केटल की, जिनको हम जानते हैं आरबी केटल के नाम से। ठीक है, ये जो थे इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था इंटेलिजेंस के बारे में, और उसमें भी दो प्रकार के इंटेलिजेंस जो आपका जानते हैं, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये किसने बताया था? ठीक है, उसी के बाद इन्होंने क्या बताया कि जनरल इंटेलिजेंस के अंदर भी, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कैटल। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड दूसरा होता है आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। यानी कि एक होता है आपका तरल फ्लूइड, एंड क्रिस्टलाइज मतलब आपका स्फटिक बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रस्तुत किया है मिस्टर कैटल ने। ठीक है, यहाँ पे आपको दिए हैं ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है। Kettle proposed his theory of fluid and crystallized intelligences on the basis of which of the following? इनमें से, इन चारों में से किसके बेस के ऊपर इन्होंने अपनी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जीएफ जीसी ये जो सिद्धांत दिया है, ये किसके अकॉर्डिंग दिया है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको। पहला दिया है फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ एबिलिटीज, दूसरा दिया है सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ एबिलिटीज, तीसरा दिया है थर्ड ऑर्डर फैक्टर ऑफ एबिलिटीज, एंड चौथा है हायर ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, उच्चतर क्रम और तृतीय क्रम। ठीक है, तो मिस्टर कैटल ने किसका इस्तेमाल किया? तो इसके आंसर जानने से पहले हम ये समझते हैं पहले कि ये इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस आप सभी को मालूम है क्या होता है, आपकी बुद्धि। ठीक है, इसको सबसे पहले कैसे डिफाइन किया गया था? आपका जनरल इंटेलिजेंस के रूप में। ठीक है, उसी के बाद जब हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दो टाइप के इंटेलिजेंस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपके पास जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं आपके इंटेलिजेंस की, इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। पहले आपकी आती है कौन सी? पहले आप आती है नंबर 1 पे फैक्टर एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, फैक्टर एनालिटिक। और दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो आपके जितने भी इंटेलिजेंस के सिद्धांत हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, इनको कितने प्रोसेस में डिवाइड किया गया है? दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है आपका फैक्टर एनालिटिक एंड दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, पहली है आपकी फैक्टर एनालिटिक थ्योरी एंड दूसरी है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, ये दो टाइप की क्लासेस है। अब इसमें मेन डिफरेंसेस क्या है? जो आपकी पहली है फैक्टर एनालिटिक, ठीक है, ये जो सिद्धांत होते हैं इसके इस क्लास के अंदर जितने भी आएंगे, वो क्या करते हैं? वो एक एबिलिटी, ठीक है, एक एबिलिटी या फिर ग्रुप ऑफ एबिलिटीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। जितनी भी कौन सी थ्योरीज हैं आपकी फैक्टर एनालिटिक थ्योरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी एबिलिटी या फिर और ग्रुप ऑफ एबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं, जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये किसके स्टडी करते हैं? इंटेलिजेंस की, लेकिन कौन सी? कोई सिंगल एबिलिटी के लिए नहीं, और किसके लिए? कि ग्रुप ऑफ एबिलिटीज के लिए। ठीक है, जो सिंगल वाले हैं वो कौन से हैं? वो है आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं? आपकी एक खास मेंटल प्रोसेस, ठीक है, कोई स्पेशल आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर जो सेकंड क्लास है, इसके अंदर क्या करते हैं? कोई खास मेंटल प्रोसेस, ठीक है, जो बताती है हमको किसके बारे में? इंटेलिजेंस के बारे में। उन लोग ये स्टडी करते हैं। ठीक है, अब क्विकली देख लेते हैं हम। अब इतना आपने समझ लिया, दो टाइप की क्लासेस आपने समझ ली। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है फैक्टर एनालिटिक। ठीक है, आपने इसके पहले काफी बार नाम सुना था, लेकिन आपको आज क्लियर हो गया ये कैसे काम करता है। ठीक है, फैक्टर एनालिटिक किसके बारे में बात करता है? ग्रुप ऑफ एबिलिटीज के बारे में, जो हमको किसके बारे में बताएंगी? जो हमको बताएंगी हमारे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, या फिर बुद्धि के बारे में बताएंगी। ठीक है, फैक्टर एनालिटिक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसमें केवल एक सिंगल मेंटल प्रोसेस के लिए काम किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फटाक से कि फैक्टर एनालिटिक थ्योरी के अंदर कौन कौन सी सिद्धांत आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, उसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। ऑलराइट, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने इमोशंस के कितने थ्योरीज पढ़े हैं, कितने सिद्धांत पढ़े हैं, हमने उसको भी 6 पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर एनालिटिक थ्योरीज की। तो उसमें भी कितनी पढ़नी है हमको? मेनली इन 6 पे हमको ध्यान देना है। पहली कौन सी है? पहली है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। कब आई थी ये? ठीक है, दूसरा है थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए एबिलिटीज लगा हुआ है ना, ईएस मींस यहाँ पे एक से ज्यादा एबिलिटीज की बात हो रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं फैक्टर एनालिसिस की बात करता है। ठीक है, तीसरा है द वर्क ऑफ गिल्डफोर्ड एंड गार्डनर। ठीक है, इनकी जो थ्योरीज थी मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली, उसकी बात करता है। देन कैटल हॉर्न मॉडल, कैरोल मॉडल एंड कैटल हॉर्न कैरोल मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने किस पे काम किया था? ये वाला जो मॉडल था, ये किस पे काम करता है? आपके कॉग्निशन पे काम करता है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज की बात करता है। तो इट मींस हेंस प्रूव्ड कि ये जो है, ये कौन सी थ्योरीज हैं? ये थ्योरीज हैं आपकी फैक्टर एनालिटिक। ठीक है, यहाँ भी टू फैक्टर थ्योरी मतलब जनरल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस की बात करता है। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यहाँ पे बात करता है उसकी। एंड देन गिल्फोर्ड एंड गार्डनर, तो ये सारी थ्योरीज किसके बारे में बात करती हैं? ये बात करती हैं आपकी
एक या फिर एक तो नहीं, एक से ज्यादा या फिर ग्रुप ऑफ एबिलिटीज के बारे में बात करती है। ठीक है, जो किसके बारे में बताती है हमको, जो बताती है हमारे इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि बुद्धि के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड जो है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर। ओके, अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज के बारे में। ठीक है, फैक्टर एनालिटिक्स देख लिया हमने। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द मैकेनिज्म्स बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करती है ये उस पे काम करता है। हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड रेदर देन व्हाट इज प्रोसेस्ड। ठीक है, तो उसको ये जानना है कि कैसे काम होता है, हाउ, है ना, हाउ मींस कैसे, जो आपकी इंफॉर्मेशन है किस प्रकार से प्रोसेस करती है, उसको इस बारे में इंटरेस्ट है, ना कि क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ से कोई स्टिमुली है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई नया वर्ड सीख रहे हैं जर्मन लैंग्वेज का, ठीक है, तो ये क्या है, जर्मन लैंग्वेज क्या हो गया आपका, व्हाट हो गया। ठीक है, तो इनको जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में जो थ्योरीज है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज में, इनको इससे मतलब नहीं कि आप जर्मन सीख रहे हैं या फ्रेंच सीख रहे हैं या स्पेनिश सीख रहे हैं। ठीक है, उनको इससे मतलब है कि हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, आप जो भी वर्ड सीख रहे हैं वो आपके माइंड में, मेमोरी में किस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है किस प्रकार से काम कर रही है, ये इसका फोकस है इस अप्रोच का। ठीक है, नंबर सेकंड अप्रोच का किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, ओके, नाउ हम बात करते हैं अगला जो है यहां पे आपका, कि ये जो मॉडल है, तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सेकंड क्लास ऑफ थ्योरीज। ठीक है, अभी के लिए आपको मेन फोकस एग्जाम के लिए क्या रखना है कि फैक्टर एनालिटिक के बारे में। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करें तो कौन सा मॉडल है हमारे पास, पास मॉडल है। ठीक है, प्लानिंग अटेंशन वाला जो मॉडल है उसका मॉडल है। एंड देन इसको किसने डेवलप किया था, दास, नीलगिरी एंड उन सब ने, दास एंड ऑल ने इनको डेवलप किया था। किसके बारे में किया था, पास मॉडल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ठीक है, आपका जो इंटेलेक्ट है उस पर किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपके इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की। तो मान लीजिए अगर आपको एमसीक्यू मिल जाए इसी नेट के एग्जाम में, ठीक है, आपको 3 थ्योरीज दी रहेंगी, सिद्धांत दिए रहेंगे आपको फैक्टर एनालिटिक के बारे में, और एक दे दिया होगा यहाँ पास मॉडल या फिर दूसरा कुछ, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो 6 हैं, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, कैरल, कैटलहॉर्न, है ना, इन सब ने किसके बारे में बात किया था, इन्होंने बात किया था फैक्टर एनालिटिक के बारे में। एंड देन जो पास मॉडल है किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज के बारे में। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। अब आपने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया कि इंटेलिजेंस क्या होता है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज किसने दिया, एंड देन ये किसके अंदर आता है, क्या ये फैक्टर एनालिटिक के अंदर आता है या फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि किसके अंदर आता है, ये फैक्टर एनालिटिक के अंदर आता है। ऑलराइट, अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ एबिलिटीज, सेकंड ऑर्डर फैक्टर ऑफ एबिलिटीज, थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर फैक्टर ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, तो जो कैटल ने प्रपोज किया था फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज, किसके बारे में किया था, द्वितीय क्रम का इस्तेमाल करके योग्यताओं के कारकों का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर होता क्या है। ऑलराइट, ओके ओके, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, योग्यताओं के कारकों का कौन सा क्रम, प्रथम क्रम की बात करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, प्रथम क्रम की बात करेंगे योग्यताओं के कारकों के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी एबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, आर द फैक्टर्स दैट इमर्ज व्हेन द कोरिलेशंस, ठीक है, कोरिलेशंस क्या होता है, ये होता है आपका सहसंबंध। ठीक है, कोरिलेशंस बिटवीन किसके बीच, अ बैटरी ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट की है उनकी जो बैटरी है, जो क्या करे, कवर करेगी, कवरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, एबिलिटीज होंगी बहुत सारी, है ना, आर सब्जेक्टेड टू फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो इनको जब कवर किया जाएगा, ठीक है, और किसके बारे में बात करेंगे, कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे, सहसंबंध की। ठीक है, किसके बीच, अ बैटरी ऑफ टेस्ट कवरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एबिलिटीज, जो टेस्ट किसके बारे में बात करेंगे, एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इनको कहाँ लिया जाएगा, इनको लिया जाएगा फैक्टर एनालिसिस के अंदर। ठीक है, इसी के बाद अब हम बात करें, जो अगली चीज देखने वाले हैं, द फैक्टर्स इन द टेबल। अभी ऐसे फैक्टर्स देखने वाले हैं हम कौन से, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब योग्यताओं के कारकों का कौन सा, प्रथम क्रम देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड इन द एनालिसिस बाय कैरल। ठीक है, जो कैरल हमने नाम पढ़ा था कब, 1993 में, तब शायद आप लोग कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे या हो भी गए थे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में उनके बारे में। ओके, तो फटाक से देख लेते हैं, आपकी जो वर्बल एबिलिटी है ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है। न्यूमेरिकल फैक्टर, स्पेशियल एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड, स्पीड ऑफ क्लोजर, इंडक्टिव रीजनिंग, रोट मेमोरी, एमए, एमके, मैकेनिकल एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लोजर, मेमोरी स्पेन, स्पेलिंग, एस्थेटिक जजमेंट, मीनिंगफुल मेमोरी, ये सारे किस में बात करेंगे, ये सारे बात करेंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, है ना। योग्यताओं के कारकों का कौन सा क्रम रहेगा, ये प्रथम क्रम रहेगा। आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इनके नाम पढ़ लीजिए किसके अंदर है। आपको जो याद रखना है वो कौन से हैं, वो है आपके अगले, यानी कि हम बात करने वाले हैं किसकी, आपके सेकेंड ऑर्डर की, है ना। ये मतलब योग्यताओं के कारकों का कौन सा क्रम, इसका द्वितीय क्रम।
ओके, तो यहाँ पे कैरल भाई साहब क्या कहते हैं कि दीज फैक्टर्स जो आपने ऊपर पढ़े फर्स्ट ऑर्डर के फैक्टर्स क्या करते हैं, अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द वेरिएंस, जितना भी वेरिएंस है किसके अंदर, इन द मेन टेस्ट ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का जो मेन टेस्ट है उसके अंदर ये जो वेरिएंस आता है यही सारे फैक्टर्स के साथ होता है। 1993 में इन्होंने शोन किया है कि दे आर द फैक्टर्स, ये जो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स हैं क्या है, which reliably appear when all studies are subjected to appropriate factor analytic techniques। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिलायबली अपीयर करते हैं ये सारे जो फैक्टर्स हैं, लेकिन देयर आर टू मेनी, जैसे हमको भी याद करने में काफी डिफिकल्टी है, देयर आर टू मेनी टू बी एबल टू मेक अ कोहेरेंट पिक्चर ऑफ ह्यूमन एबिलिटी। तो ह्यूमन की जो एबिलिटी है, जो क्षमताएं हैं, उनके बारे में बात करने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर है ये क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन किस्मत से क्या होता है, दीज फैक्टर्स आर कोरिलेटेड, ऊपर जो हमने फैक्टर्स पढ़े फर्स्ट ऑर्डर के, ये क्या है, इनका सह संबंध है आपस में। ठीक है, सह संबंध है, मीनिंग दैट द टेबल ऑफ फैक्टर्स कैन बी सिंप्लीफाइड। तो जो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा था, है ना, पहला क्रम देखा था, प्रथम क्रम, उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे किसके अंदर, हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको इन चीजों के अंदर। ठीक है, आपका फैक्टर एनालिसिस ऑफ द कोरिलेशंस, ठीक है, फैक्टर एफ ए, किसके सहसंबंध बिटवीन द फैक्टर्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स। ठीक है, तो जो पहला था फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, उनके बीच जो कोरिलेशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स, यानी कि द्वितीय क्रम। ठीक है, फिर फैक्टर एनालिसिस किसका, ऑफ द कोरिलेशंस बिटवीन द सेकंड ऑर्डर्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम थर्ड ऑर्डर फैक्टर्स। मींस इस तरह समझिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, इनके बीच जो कोरिलेशन बनेगा, जो सीआर बनेगा, इनके बीच कोरिलेशन बनेगा, उससे क्या आएंगे, उससे आएंगे हमारे सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर आएंगे, देन इस सेकेंड ऑर्डर से जो कोरिलेशन बनेगा उससे क्या आएंगे, उससे आएंगे हमारे थर्ड ऑर्डर, यानी कि प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, एंड देन यहाँ पे तृतीय क्रम। ठीक है, तो फैक्टर एनालिसिस ऑफ द कोरिलेशंस बिटवीन द फैक्टर्स सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स कहलाएगा, एंड इनके बीच क्या कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर फैक्टर्स, यानी कि तृतीय क्रम। ओके, अब हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स एंड थर्ड ऑर्डर फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही से आता है आपका आंसर आपके यूजीसी नेट के सवाल का। ठीक है, आप समझ गए, इतनी सब जो कहानी पढ़ी हमने 12 मिनट में, ये सारी कहानी इसी चीज के लिए थी कि हम इस आंसर तक सही सही पहुंच जाए। ठीक है, ताकि अब मान लीजिए जहां से हमने कहानी की स्टार्ट की वहां से लेके अभी तक हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो हमसे वो क्या होगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, हमारी कॉग्निटिव स्पीड क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे केवल आपको दिख रहा है थर्ड ऑर्डर में केवल जी फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, जी की बात हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये सारे मिला के क्या बनाएंगे, इनके बीच जो कोरिलेशन बनेगा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा थर्ड ऑर्डर फैक्टर ऑफ एबिलिटीज, है ना। तृतीय क्रम कौन सा बनाएगा, केवल जी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपके जो, इसको आपको याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है, फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, आपका सेकेंड ऑर्डर में आएगा, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किस में आएगा, सेकेंड ऑर्डर में आएगा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी 2021 में सवाल पूछ लिया है, तो मे भी हो सकता है 22 के सवाल जो आप दे देंगे अभी उसमें आपसे शायद पूछ ले। ठीक है, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, कॉग्निटिव स्पीड, रिट्रीवल एबिलिटी एंड मेमोरी एबिलिटी। ठीक है, तो ये अभी किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे आपके सेकेंड ऑर्डर के अंदर। तो जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर देखा था उनके बीच जो भी कोरिलेशन बनेगा, जो भी सहसंबंध बनेगा, उससे क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो उससे क्या बनेंगे, ये 7 सेकेंड ऑर्डर के क्रम बन रहे हैं, द्वितीय ऑर्डर के क्रम बन रहे हैं। ठीक है, इनके बीच जब कोरिलेशन बनेगा तो क्या बनेगा, थर्ड ऑर्डर फैक्टर ऑफ एबिलिटीज बनेगी, जो क्या है, जो कि केवल जी है, यानी कि थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। हमारा सवाल ये था कि कैटल ने जो प्रपोज किया है फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर किया है, सेकंड ऑर्डर के ऊपर किया है, थर्ड हायर, तो अब समझ गए आप क्या है यहाँ पे, ये है आपका सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, ये पूछ रहा है आपका, व्यवहार व्यवहारिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है। बिहेवियर जो है हमारा, जो व्यवहार है, इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बिहेवियरल इंटेंशंस, जो भी हमारे बिहेवियर में इंटेंशंस है उसका डायरेक्ट रिजल्ट है ये बिहेवियर। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको कौन एक्सप्लेन करता है, ऑप्शन आपके पास दिए हैं, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, थ्योरी ऑफ सोशल इंपैक्ट, इक्विटी थ्योरी एंड करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी। ठीक है, तो तार्किक क्रिया का सिद्धांत, साम्यता का सिद्धांत, सामाजिक प्रभाव का सिद्धांत, एंड देन संगत अनुमान का सिद्धांत, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज थ्योरी ऑफ सोशल इंपैक्ट। ठीक है, इसको किसने दिया था, इसको दिया था मिस्टर बेब लताने ने। ठीक है, इन्होंने दिया था बेब लताने ने, कौन सा आपका थ्योरी ऑफ सोशल इंपैक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब आप सोसाइटी में रहेंगे, जब आप सोशल में जगहों पे रहेंगे, तो आपके बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है आज सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है, ये सब बात करता है कौन, आपकी, ये सब बात करते हैं आपके थ्योरी ऑफ सोशल इंपैक्ट, की सोशल इंपैक्ट क्या पड़ता है आपके बिहेवियर्स पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम कि जो आपका व्यवहार है, जो बिहेवियर है, किसका है, ये डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बिहेवियरल इंटेंशंस। ठीक है, तो यहाँ जो सोशल इंपैक्ट है ये बिल्कुल भी नहीं होगा।
इसको किसने प्रपोज किया था? इसको दिया था बेब लटाने ने। ओके ओके, फिर बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन की, यानी कि तार्किक क्रिया का सिद्धांत। आपको समझ में आ रहा है, तार्किक से ही तर्क की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? तर्क की बात कर रहा है। तो थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन ये किसने दिया था? ये दिया था आपके मार्टिन फिशबेन ने, ठीक है, मार्टिन फिशबेन ने। और एक और जो व्यक्ति थे उनका नाम है इसेक आर्टसेन, ठीक है। इन दोनों ने इसके बारे में बताया था, किसके बारे में? आपके थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन के बारे में, यानी कि तार्किक क्रिया का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये बताता है एक रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप किसके बीच बताता है? आपके बिहेवियर के बीच, ठीक है। आपके बिहेवियर एंड आपका जो एटीट्यूड है, इसके बारे में ये रिलेशनशिप बताता है आपके बीए के बीच में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टीआरए बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, या फिर टोरा भी इसको कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, ठीक है। अब ये बिहेवियर एटीट्यूड क्या 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 खेल है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एटीट्यूड्स प्लस आपके जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं, ठीक है। आपका एटीट्यूड बिहेवियर क्या बना के, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सब्जेक्टिव नॉर्म्स जो है ये बनाते हैं आपके बिहेवियरल इंटेंशन को, और जो क्या करता है फिर अंत में आपका बिहेवियर को रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। आपके एटीट्यूड एंड आपके जो इंटेंशन है, बिहेवियर, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है ये किसको डायरेक्ट करता है? ये डायरेक्ट करता है आपके बिहेवियर को। इसी को क्या कहते हैं हम? थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। ओके, तो इसी से हम अपने पहुंचते हैं अपने आंसर के ऊपर। तो सवाल क्या पूछ रहा है? बिहेवियर जो है डायरेक्ट रिजल्ट है किसका? बिहेवियरल इंटेंशन का। अब भी हमने देखा, ठीक है, मार्टिन फिशबेन ने और आइजैक आल्सन ने जो बताया थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? तार्किक क्रिया का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। ऑलराइट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, एंड अगले सवाल पे जाने से पहले ये छूट गया, आपकी जो इक्विटी थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी क्या बताता है? ये बताता है इक्वालिटी के बारे में, ठीक है। साम्यता का सिद्धांत क्या बताता है? समानता के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही है, राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप जब कभी जॉब करने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या देते हैं? आप अपना इनपुट देते हैं, ठीक है, एंड देन आप क्या चाहते हैं? आपको आउटपुट मिले, ठीक है। कौन से टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, या फिर प्रमोशन के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप एक इनपुट दे रहे हैं एंड देन यू आर होपिंग फॉर गुड एंड यू आर, आपको क्या चाहिए? आपको आउटपुट चाहिए उसके बाद, है ना। मे बी हो पैसे से हो, ठीक है, मनी से हो, या फिर आपके प्रमोशन से हो, किसी भी कारण से हो सकता है। यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं अपना इनपुट में? अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें देने के बाद अगर आपको प्रॉफिटेबल अमाउंट आपको नहीं दिखता है, ठीक है, प्रॉफिटेबल अमाउंट नहीं दिखता है आपको, कि आपको जितना 10 घंटे काम कर रहे हैं एंड आपको कोई 5,000 रुपए दे रहा है, तो ये कहीं भी जायज नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की बातें होती है। ये क्या बात करता है? ये बात करता है इक्विटी थ्योरी के बारे में, ठीक है, कि मतलब हम जितना भी अपना इनपुट देंगे उतना ही हमको क्या मिलना चाहिए? वहां से सामने से आउटपुट मिलना चाहिए। ये बात करता है आपका साम्यता का सिद्धांत, यानी कि इक्विटी थ्योरी के बारे में। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, प्रश्न नंबर 13। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हम किसकी? यूडायमोनिया की, ठीक है। यूडेमोनिया, यूडायमोनिया की बात करेंगे, फेवरेट टॉपिक, ठीक है, फेवरेट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। एज पर सोक्रेट्स, सोक्रेट्स, इसके पहले आपको ध्यान रखना है, क्या कभी आप स्पा गए हैं? ठीक है, नहीं गए हैं तो कभी जाइए मत जाइए, जाइए आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि स्पा आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके यूनिट 1 के लिए, ठीक है। आप यूनिट 1 के लिए क्या करते हैं? स्पा में जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यूनिट 1 से ही क्या आते हैं? हमारे मिस्टर सोक्रेट्स आते हैं, देन उनके नीचे बात कौन आते हैं? मिस्टर प्लेटो आते हैं, एंड देन उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं आपके एरिस्टोटल, ठीक है, सुकरात, प्लाटो एंड अरस्तु, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। तो आपको स्पा ये कीवर्ड, निमोनिक, पैगवर्ड, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं ग्रीस में क्या हुआ था उस समय, ग्रीक फिलोसफी की बात कर रहे हैं, ग्रीक दर्शन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट लिखा है या फिर केवल ट्रू लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूडेमोनिया, तो क्या होता? आंसर चेंज हो जाता टोटली, है ना। तो इसका ध्यान रखना है आपको कीवर्ड का। यहाँ पे आपको कैप्स लॉक में दिया हुआ है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट यूडायमोनिया, यूडेमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं आपसे, तो जो ऑलरेडी हमारे पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो कर रहे हैं काफी समय से, उसको उनको इसका आंसर मालूम होगा, ठीक है। ओके, यहाँ बात कर रहे हैं इट मींस लिविंग वेल और फ्लरिशिंग, तो क्या ये बात, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखनी है, यूडायमोनिया के बारे में एरिस्टोटल ने बताया है, प्लाटो ने बताया, सोक्रेट्स ने बताया, और भी कई लोगों ने बताया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे आपसे सिंपली पूछ रहे हैं सोक्रेट्स के बारे में, एज पर सोक्रेट्स, ठीक है। तो हो सकता है जो सोक्रेट्स ने कहा वो प्लाटो के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि यहाँ फिलोसफी में किस महान इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इट मींस लिविंग वेल और फ्लरिशिंग, इसका अर्थ है अच्छा जीवन व्यतीत करना अथवा समृद्धि, ठीक है। तो ये क्या है? ये सही बात है। इट इज मोर देन मेरली अटेनिंग प्लेजर, यह मात्र आनंद प्राप्त करने से कहीं अधिक है, ये भी सही बात है।
बीइंग वर्चुअस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडेमोनिया, ठीक है, गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब 1 2 3 इज द करेक्ट थिंग एज पर सोक्रेट्स, है ना, सोक्रेट्स के अनुसार, सुकरात के अनुसार ये सही बात है। किसके बारे में? ये बात बारे में यूडाइमोनिया के। इसका मतलब रॉन्ग आंसर क्या है? बीइंग वर्चुअस डज नॉट गारंटी यूडाइमोनिया, ठीक है, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। अगर आपको यूडाइमोनिया आपने नहीं पढ़ा, यूनिट 1 आप छोड़ के भी जा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, और जो दिसंबर वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको तो प्रिपेयर कराएंगे अच्छे तरीके से। ओके, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको नहीं बन रहा है, आपको यूडाइमोनिया के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप ये दिमाग लगा लेते हैं कि थर्ड और फोर्थ थोड़े से क्या है, असर्शन एंड रीजन के टाइप के सवाल भी आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना कॉग्निशन को स्ट्रॉन्ग करना है, इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना है, अलर्टनेस को और स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है गुणवान होना यूडाइमोनिया के लगभग समरूप है, और यहाँ बोल रहा है गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा हो तो क्या कर सकते हैं आप, गुणवान होना जो है यूडेमोनिया के लगभग समरूप है, अगर आपको लग रहा है ये सही है तो दिस विल ऑटोमेटिकली गो रॉन्ग, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, गलत चला जाएगा। गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए आपका आंसर, देन ये वाला आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम क्या मेंटल स्टेट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एग्जाम टाइम में पैनिक होता है, इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें इस प्रकार की चीजों को फिगर आउट करना, अगर आपके पास टाइम बच रहा है एंड आंसर आपको नहीं बन रहा है तो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है, बट अकॉर्डिंग टू यूडाइमोनिया एंड सोक्रेट्स बीइंग वर्चुअस डज गारंटी यूडाइमोनिया, ठीक है, यहाँ नॉट हट जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 एंड 4 इज द ऑल 4 आर करेक्ट आंसर, ठीक है। इज ट्रू अबाउट यूडाइमोनिया सवाल पूछेगा तो ये तीनों चारों होंगे, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट गारंटी यूडाइमोनिया नहीं होगा। बीइंग वर्चुअस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडाइमोनिया, ये बोल रहा है यहाँ पे कि गुणवान होना क्या है, लगभग लगभग सिमिलर है यूडाइमोनिया के, है ना। ये ऑटोमेटिकली बात है कि जो बीइंग वर्चुअस क्या करेगा, आपकी यूडाइमोनिया की गारंटी भी देगा, राइट। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यहाँ बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। यह कहता है प्रसरण का बहुचरीय विश्लेषण, मतलब मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, मैनोवा अनेक आश्रित परिवर्तों के निमित्त समूह वार तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यह निम्न में से कौन से है? यहाँ बोल रहा है कि आपका जो मैनोवा है इज बेस्ट सूटेड, ठीक है, फॉर मेकिंग ग्रुप वाइज कंपैरिजन। अगर हमको दो ग्रुप हैं उनके बीच कंपैरिजन करना है, उनके बीच फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा है। आप जानते हैं दो प्रकार के चर होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? अनकोरिलेटेड होगा, बिल्कुल भी सहसंबंध नहीं होगा, मॉडरेटरी कोरिलेटेड होगा, थोड़ा सा सहसंबंध होगा। किसके बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कंपैरिजन जब हम करेंगे तब। वेरी हाईली कोरिलेटेड एंड ईदर को अनकोरिलेटेड और हैव स्मॉल नेगेटिव कोरिलेशंस। असहसंबंधित चर, संयत सहसंबंधित चर, अति उच्चित सहसंबंधित, या तो असहसंबंधित हो अथवा अल्प ऋणात्मक सहसंबंध हो। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर अगर आपको मालूम है तो नीचे आप प्लीज कमेंट करिए। मोस्ट प्रोबेबली काफी बच्चों को ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आपके मनोवा की बात हो रही है, ठीक है। हम एनोवा, एनकोवा, मेनकोवा सब पढ़ते हैं। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेस्ट सूटेड, ठीक है ना, यहाँ किसकी बात कर रहा है? बेस्ट सूटेड पूछ रहा है आपसे फॉर मेकिंग ग्रुप वाइज कंपैरिजन। ए ग्रुप एंड बी ग्रुप के बीच हमको क्या करना है? कंपैरिजन करना है फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज? ऑप्शन नंबर 2, है ना, संयत सहसंबंधित चर के बारे में बात करेगा, मॉडरेटली कोरिलेटेड होने चाहिए ये, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं इनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड यू विल सॉल्व दिस। ओके, नाउ प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है who among the following proposed that different emotional stimuli induce different patterns of ANS? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? अलग अलग पैटर्न होते हैं, एक्टिविटी, एंड दैट these patterns प्रोड्यूस डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। किसने प्रस्ताव किया कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन क्या करते हैं? एएनएस गतिविधि के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करते हैं, और इन अलग अलग प्रतिमानों से अलग अलग संवेदनात्मक अनुभव होते हैं। जेम्स लैंग, कैननबार्ड, सिंगर शाक्टर, फ्लुटचिक। जेम्स लैंग, कैननबार्ड, फ्लुटचिक एंड सिंगर शाक्टर। तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। इसको ऑलरेडी हमने करा चुका है, बता चुके हैं आपको। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न काफी इजी है, लेकिन क्या कर दिया है नेट वालों ने? इसको टफ बना दिया है, ठीक है। अगर ये सवाल यहां तक होता, एंड के बाद नहीं होता, तो आपके लिए काफी इजी होता है इसका आंसर करना। बट एंड दैट दीज डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है, सवाल यहीं से घूमता है आपका कि दीज डिफरेंट पैटर्न्स प्रोड्यूस डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस,
अब फिर से ध्यान से देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि डिफरेंट इमोशनल स्टिमुली, अलग अलग इमोशनल स्टिमुली क्या करते हैं, इंड्यूस डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एएनएस एक्टिविटी। मतलब अगर आपने यहाँ पे किसी चूहे को देखा, ठीक है, किसी चूहे को देखा आपने, ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट इमोशनल स्टिमुली है ना, ये क्या करेगी, ये पैदा करेगी डर का इमोशन आपके अंदर, है ना, जिससे क्या होगा, आप शेक करेंगे, ठीक है, आपको स्वेटिंग होगी, आपकी आईज बड़ी हो जाएंगी, आपको फ्राइट हो जाएंगे आप, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। मतलब ये क्या है, डिफरेंट एएनएस एक्टिविटीज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू, यहां तक आपका सवाल जो आया उसके बाद, ठीक है, कि आपने एक चूहे को देखा, एक माउस को, एक माइस को देखा, एंड देन आपको डर की इमोशनल स्टिमुली आई, डिफरेंट इमोशनल स्टिमुली, ठीक है, अब क्या करेगी, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एएनएस एक्टिविटी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आपने किसी को देख लिया, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, XYZ पर्सन, एंड देन उसको देखने के बाद आपको जो इमोशन हो रहा है, ठीक है, वो आप फील कर रहे हैं, एंड देन क्या होगा, आप कूल रहेंगे, काम रहेंगे, आपकी नर्व्स काम रहेंगी, ठीक है। ये सब क्या है, अलग अलग आपकी एएनएस एक्टिविटी होंगी इसके अंदर, ठीक है, आइज आपकी छोटी हो जाएंगी, इस तरह की बातें होंगी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप डिफरेंट इमोशनल स्टिमुली, स्टिमुली 1, स्टिमुली 2, है ना, क्या कर रही है, ये डिफरेंट पैटर्न ऑफ एएनएस एक्टिविटी, यहाँ पे अलग चीज हो रही है, एंड देन यहाँ पे अलग चीज हो रही है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। एंड दैट दीज डिफरेंट पैटर्न्स, ये जो अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसकी वजह से ये हो रहा है, मींस इसकी वजह से ये हो रहा है, एंड इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा आपसे, वो आपको ए से बी तक ले आया, ठीक है, बी से सी तक ले गया, ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो सी बी ए, राइट। सो इफ यू आर, थोड़े से भी आपको पढ़ाई की है आपने अच्छे से, तो समझ रहे हैं आप सवाल क्या पूछ रहा है। मींस यहाँ पे आपका फिजिकल पहले होगा, देन आप क्या कर रहे हैं, दीज डिफरेंट पैटर्न्स, है ना, मतलब पहले ये आएगा एंड देन इमोशन बाद में आएगा, ठीक है। तो इस थ्योरी के बारे में अब आप सवाल समझ गए। सवाल इजी था लेकिन टफ कर दिया, कई लोगों ने इसका गलत आंसर भी दिया है, ठीक है। तो समझ गए आप सवाल किस तरह से घुमाता है यूजीसी नेट, तो आपको थोड़ा सा और अलर्ट स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब प्लीज इसका करेक्ट आंसर करिए, पहले फिजिकल आएगा, देन उसके बाद क्या फील करेंगे, हम इमोशन करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर प्रोवाइडेड बाय यूजीसी नेट, ऑलराइट, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है, द टेंडेंसी टू बिलीव दैट अ टास्क विल टेक लेस टाइम, कोई भी काम कम टाइम लेगा, दैट इन रियली विल इज नोन एज, किसी कार्य में वास्तव में लगने वाला समय से कम समय लगेगा, ऐसा सोचने की प्रवृत्ति कहलाती है। इसको हमने एग्जांपल दिया था कि 6 महीने में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि 2 महीने 10 दिन में ही इसको प्रिपेयर कर लेंगे और नेट एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्यों, सिंपली एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग पॉलिसी, ठीक है। नियोजन तर्क दोष, आपने योजना जो है प्रॉपरली बनाई नहीं, ठीक है, योजना प्रॉपरली बनाई नहीं, सिंपली क्या है, आपकी प्लानिंग पॉलिसी है, ना ही ये FEE है, ना ही OB है, ना ही MT है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। 6 महीने का प्लान करके चल रहे हैं आप नेट के लिए, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 2 महीने में मैं इसको खत्म कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेलिए मत अपने साथ, प्लानिंग पॉलिसी का ध्यान रखिए और नियोजन तर्क दोष को अपने जीवन में बिल्कुल मत होने दीजिए, ठीक है। द टेंडेंसी टू बिलीव दैट टास्क विल टेक लेस टाइम किसके बारे में बात करेगा, आपकी जो प्लान फेल हो रहा है आपका, है ना, वो किसके बारे में बात करेगा, वो बात करेगा आपकी प्लानिंग पॉलिसी के बारे में। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कौन पार्किंसन डिजीज तथा हंटिंगटन रोग, पार्किंसन डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज के बारे में आपसे पूछ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है आपसे, बीच सही अंतर बताते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं, सही अंतर बताते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। करेक्ट डिफरेंसेस पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, ये सवाल है काफी टफ, प्लस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, ओके। तो अब हम समझते हैं कि पार्किंसन डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज के डिफरेंसेस करेक्ट क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पार्किंसंस डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ मिडिल एंड ओल्ड एज वाइल्ड हंटिंगटन डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ यंग। मतलब हंटिंगटन रोग जो है वो युवावस्था का विकार है, एंड पार्किंसन रोग जो है वो क्या है, मध्य और वृद्धावस्था का विकार है। तो क्या ये सही है, ठीक है, इसमें से 1 एंड 2, इसमें से एक सही है, 1 गलत है, 2 सही है, ठीक है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, करेक्ट डिफरेंसेस, मतलब 1 भी सही होना चाहिए एंड 2 भी सही होना चाहिए। मतलब पार्किंसन के बारे में जो बात की गई है ना, वही बात किसके बारे में होनी चाहिए, हंटिंगटन के बारे में बात लागू होनी चाहिए। मतलब अगर इसमें प्लस है तो इसमें माइनस होना चाहिए वहां से, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिसऑर्डर ऑफ मिडिल एज एंड ओल्ड एज, हम जानते हैं पार्किंसन कब होती है, आपको 60 साल के लगभग होती है, वाइल हंटिंगटन डिजीज है डिसऑर्डर ऑफ यंग, ये सही बात है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या कर देंगे, हम सिंपली एलिमिनेट कर देंगे, ओके। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट जैसे ही करते हैं हम कहां पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं ये पोजीशन के ऊपर, राइट, C and D BCD
अब इसमें से हम ये फिगर आउट कर लिया, हमको बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मतलब सी एंड डी तो क्या है, करेक्ट है ही है, ठीक है, सी एंड डी करेक्ट है, हमको सिर्फ केवल क्या चेक करना है, ईदर और नॉट बी सही है या नहीं, है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये सवाल इजी कैसे बन जाता है, ठीक है, हमारे साथ। ओके, तो पार्किंसन डिजीज इज अ मूवमेंट डिसऑर्डर, ओके, सही बात है। वाइल हंटिंगटन डिजीज इज एन इमोशनल डिसऑर्डर, अरे भैया कैसी बात हो रही है यहाँ पे, हंटिंगटन डिजीज एक इमोशनल डिसऑर्डर है, आपने कभी ये सुना? ऐसा नहीं है, हंटिंगटन रोग एक संवेगात्मक विकृति है, बिल्कुल भी गलत बात है। ये कौन सा डिजीज है? ये आती है आपके हेरिडिटी से, ठीक है, ये आपके ब्रेन में डिजीज होती है, ठीक है। ये इस डिजीज को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, ठीक है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं ये कमजोर पड़ने लगते हैं, जो सेल्स हैं वो सब खराब होने लगते हैं, इस वजह से क्या होती है, हमको हंटिंगटन्स होती है ना। कुछ क्रोमोसोम जीन्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर म्यूटेशन वगैरह अलग से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अपने एडवांस लेक्चर्स में, सो डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हंटिंगटन जो है वो क्या है, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है। ये किस प्रकार से डिजीज काम करती है? ये काम करती है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो सेल्स है आपके न्यूरॉन सेल्स हैं, एक्सन वगैरह को सब तोड़ डालती है, सब तोड़ मरोड़ कर देती है वहां पे, ठीक है। तो कहीं से भी ये इमोशन की बात नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाता है आपका गलत आंसर। तो आपको केवल कितना मालूम होना चाहिए था इस सवाल के लिए कि पार्किंसन डिजीज कब होती है, मिडिल एज में, बचपन में या फिर बुढ़ापे में। हंटिंगटन डिजीज कब होती है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी डिजीज, कोई भी डिसऑर्डर है कब होता है, देन जो डिजीज है उसका मेन बेसिक गोल क्या है, क्या करती है वो, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो ए और बी को हमने कैंसिल आउट कर दिया, लेट्स कैंसिल आउट, ए कैंसिल, बी कैंसिल, ए सी डी ये भी कैंसिल एंड बी सी डी भी कैंसिल। तो ऑटोमेटिकली हम कहां पहुंच गए हैं, अपने सही सवाल के ऊपर पहुंच गए हैं, आंसर के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी कि सी एंड डी, ठीक है। करेक्ट डिफरेंसेस है, उनको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अनलाइक पार्किंसन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज हैज अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेस, बिल्कुल सही बात है, ये हमको हेरिडिटी में मिलता है, मे बी मदर फादर से हमको मिल सकता है, इसलिए हमको क्या हो जाता है, ये यंग एज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेकिन पार्किंसन क्या है, अनलाइक पार्किंसन, मतलब यहाँ पे पार्किंसन में ये नहीं होता, ठीक है, आपको ऐसे नहीं मिलेगी आपके जेनेटिक्स से। देन डी बात करता है पार्किंसन डिजीज इज नॉट एसोसिएटेड विद सिवियर डिमेंशिया व्हाइल हंटिंगटन डिजीज इज, ठीक है। हंटिंगटन से क्या होता है, आपको डिमेंशिया तगड़ा वाला हो सकता है, लेकिन जो पार्किंसन में आपको उतना डिमेंशिया नहीं होगा। अब 60 साल में तो आपको स्टार्ट होगा आपका पार्किंसन, अब क्या डिमेंशिया होगा आप ही सोचिए। लेकिन हंटिंगटन कहाँ हो रहा है आपको, यंग एज में, 20, 15, 25 इस एज में हो रहा है, तो डिमेंशिया के सिवियर हमको देखने को मिलेगा प्रकार, ठीक है, डिमेंशिया का, ठीक है, तीव्र मनोभ्रंश से संबंधित है आपका कौन सा, हंटिंगटन रोग, ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली इज द करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन पार्किंसन रोग और हंटिंगटन रोग के बीच सही अंतर बताते हैं, केवल सी और डी, ए और बी नहीं बताते हैं, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है मेमोरी के बारे में, यानी कि स्मृति के बारे में। दैट इज थॉट टू कंटेन नॉलेज, इसमें क्या होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है, इंफॉर्मेशन आइडियाज भी होंगे, दैट कैन बी रिकॉल्ड। तो ऐसे आइडियाज, ऐसी इंफॉर्मेशन, इसको क्या कर सकते हैं हम, रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया का आजाद हुआ 1947 में, ऑलराइट, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये सब नॉलेज है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं वर्ड में, पिक्चर्स में, ठीक है, और सिंबल्स के रूप में, ठीक है। जैसे साइको प्रोफेसर क्या है आपको मालूम है, ये भी क्या है, ये भी एक नॉलेज है, एक आइडिया है, ठीक है। ओके, तो इसमें से कौन सी मेमोरी में बात कर रहा है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक, सिमेंटिक मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रक्रियात्मक, घटना संबंधित, ज्ञापनीय, आर्थिकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोई आपकी घटना संबंधी हो रही है ना, क्या तो यहाँ प्रक्रिया स्मृतिक हो रही है, कोई आर्थिकी की बात हो रही है, नहीं, सिंपली किसकी बात हो रही है, आपकी ज्ञापनीय स्मृति की बात हो रही है, यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात हो रही है, एंड यूजीसी नेट ने इसको ही सही बताया है, ठीक है। डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात करेगा आपका, क्योंकि इसमें क्या है, एपिसोड से क्या करते हैं आप, घटना संबंधित में एपिसोड पे क्या करते हैं आप पुरानी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं अपने एपिसोड से, जो भी आपका एक्सीडेंट हुआ था, जब आप फर्स्ट टाइम आपको डेयरी मिल्क खाई थी आपने, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके एपिसोड से रिलेटेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉलेज भी आ गया, फैक्ट भी आ गया, इन्फॉर्मेशन भी आ गया है, तो ये किसकी बात करेगा, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब भी करना है, रिकॉल भी करना है, रिट्रीवल भी होना चाहिए, एंड उसको डिस्क्राइब भी करना है, तो सिंपली एंड सिंपली डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर ये आएगा, ओके, ठीक है। ज्ञापनीय स्मृति के बारे में बात करेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न नंबर 19। ओके, प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। यंग एडल्ट्स हु रिटर्न आफ्टर लिविंग होम फॉर सम पीरियड टू लिव इन देयर मिडिल एज पेरेंट्स होम आर नोन एज सैंडविच, बेनेवलेंट, बूमरैंग, कंप्लायंट, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सैंडविच बच्चे, बूमरैंग बच्चे, हितैषी बच्चे, अनुपालन करने वाले बच्चे, ठीक है। तो यंग एडल्ट्स, मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, है ना, जो कहाँ चला जाता है आफ्टर लिविंग होम फॉर सम पीरियड, कुछ समय के लिए कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है फ्रांस में, ठीक है। और उसका घर कहाँ पे है, घर उसका इंडिया में। यहाँ कहाँ क्या रहते हैं, उसके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। फॉर सम पीरियड, मान लीजिए 9 साल के लिए छोड़ के जाता है, वो फ्रांस जाता है,
लेकिन अब 9 साल बाद जब आता है वो शादी करने के बाद, टू लिव इन देयर मिडिल एज पेरेंट्स, अब उसके माता पिता की उम्र कितनी हो गई है, 50-55 साल ऐसी उम्र हो गई है, ठीक है, मिडिल एज पेरेंट के रहने आता है, होम आर नोन एज, ऐसे को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम सिंपली एंड सिंपली बूमरैंग। क्योंकि देखिए ये यहाँ से इस तरह से गया था, फ्लाइट लेते हुए फ्रांस पहुंचा, है ना, सेंट लुइस लोरेस में, एंड देन उसके बाद फ्रांस से फिर अगेन कहाँ आ गया, न्यू दिल्ली बॉम्बे आ गया, है ना। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक टाइप का बूमरैंग दिख रहा है ना। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों को कहते हैं हम बूमरैंग चिल्ड्रन। कंप्लाइंट नहीं होगा, कंप्लाइंट तो हम जानते हैं कंप्लायंस क्या होता है, ठीक है, कंप्लाइंट नहीं होगा, सैंडविच भी नहीं हो रहा है, यहाँ कोई दब भी नहीं रहा है बीच में, सैंडविच भी एक प्रकार का होता है, इसको बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जब हम एडवांस बैच की वीडियोस देखेंगे वहां पे इन सभी को कवर करेंगे। एंड बेनेवलेंट भी नहीं है, सिंपली सिंपली किसका एग्जांपल है, ये आपके बूमरैंग बच्चे का एग्जांपल है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, इंडिया से कहाँ घूमेगा वो, फ्रांस जाएगा, फ्रांस से वापस इंडिया आएगा अपने माता पिता के साथ रहने के लिए। जब वो गया तब यहाँ पे उसको बुद्धि नहीं थी, उसका इंटेलिजेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उसका इंटेलिजेंस इंक्रीज हो गया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे वीडियोस देखता है। ऑलराइट, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, अब ये सवाल जो बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम के लर्निंग के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मेलन क्या कहलाता है। मींस आपकी जो लर्निंग हो रही है, जो भी आपका अधिगम हो रहा है, ठीक है, इसमें कौन सी की बात करेगा, आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की बात करेगा। कॉग्निटिव में क्या आएगी, आपकी जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हो रही हैं, प्लस आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स, आपके जो संवेगात्मक पहलू है उसका जो एक्सपीरियंस है ना, इनके बीच का जो संबंध है, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। एंड लर्निंग इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, क्या इसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग कहते हैं, क्या इसे हम कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन कहते हैं, क्या इसे हम फीलिंग क्लास अप्रोच टू एजुकेशन कहते हैं, या फिर इसे हम मोटिवेशनल अप्रोच टू लर्निंग कहते हैं। अधिगम का एकीकृत उपागम, शिक्षा के प्रति संवेगी वर्ग उपागम, अधिगम का प्रेरणात्मक उपागम, एंड संगामी शिक्षा, कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन। आपको केवल क्या मालूम करना है, आपको केवल थोड़े से अगर आपका वर्ड मीनिंग, आपके मॉर्फीम्स, फिरोम्स एंड आपके सिंटेक्स वगैरह थोड़े से अगर अच्छे हैं तो आपको इस सवाल को करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अभी समझा देते हैं किस प्रकार से। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज मिल रही है ना, इंटीग्रेट कर रही है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 and 2 मींस यहाँ पे आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट सी है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, आपका इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, क्या कर रही है, दोनों मिल रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका साइको प्लस यहाँ पे प्रोफेसर मिला के क्या बना रहा है, साइको प्रोफेसर बना रहा है, ठीक। इसी प्रकार से आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट मिला के क्या कर रहे हैं, ये दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं ना, मतलब मिल रहे हैं। ऐसी लर्निंग को, है ना, एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, ऐसी लर्निंग को क्या कहेंगे हम, ठीक है। क्या आपको लगता है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग है, ठीक है, ये नहीं होगा, है ना, अधिगम का एकीकृत उपागम नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, शिक्षा के प्रति संवेगी वर्ग उपागम, फीलिंग क्लास अप्रोच टू एजुकेशन, पढ़ाई के लिए जरूरी है, इस प्रकार से बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। मोटिवेशनल अप्रोच टू लर्निंग, क्या हमको मोटिवेशन जरूरत है, हमको कॉग्निशन की, इमोशनल एक्सपीरियंस की जरूरत है। मोटिवेशनल अप्रोच ये भी हमने कभी नहीं सुना, ठीक है। हमको केवल इतना मालूम है कि हमारा जो कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है आपका मिलना, ठीक है, दो चीज का क्या करना, मीट अप होना, ठीक है। यहां से आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी यमुना रिवर यूपी में, एंड देन यहां से आ रही है आपकी ये गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर आ रही है आपकी, यमुना एंड गंगा आ रही है। एंड देन यहाँ पे यहाँ जो मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मिलते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका संगामी शिक्षा, यानी कि आपका कॉन्फ्लुएंट, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी नदी भी आ रही है, ठीक है, ये नदी में क्या बैठी है, ये बैठी है आपकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक। इसी प्रकार से ये नदी में जो रिवर है, इसमें क्या बैठा है आपका इमोशनल एस्पेक्ट। एक टाइप की आपकी लर्निंग चल रही है, और ये यहाँ पे क्या होगी, आके कॉन्फ्लुएंस होगी, ठीक है, आपके यहाँ पे। और इसी लर्निंग को क्या कहेंगे हम, इसी लर्निंग को हम कहेंगे कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन, है ना। कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन के अंदर क्या आ रहा है आपका, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग आ रहे हैं, विद साथ साथ इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ से आपकी लर्निंग, यहाँ से आपका एक्सपीरियंस। इस प्रकार की लर्निंग को हम, जब दोनों क्या हो रही है, इंटीग्रेट हुई है ये दोनों, है ना, इन दोनों का जब इंटीग्रेट होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा उनका कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होता है हमारा, कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन, यानी कि संगामी शिक्षा, कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन जो होगा ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ओके। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक कवर कर लिया है, ओके। अब अगले वीडियो में बात करेंगे हम 21 से 30 तक। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है 1 से 10 तक, तो जाके उसको देखिए, देन 21 से 30 वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, प्लीज कमेंट करिए जब आपको बोला जाता है, ताकि आपका क्या हो, एंगेजमेंट आपकी बनी रहे, है ना, आपको मालूम पड़े आप आंसर सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा है कि सही आंसर है, बट मे बी
वीडियो तो खत्म होने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपके आंसर जो है वो गलत हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यहाँ गलती कर दीजिए, ताकि वहां पे जब आप टिक मार्क करेंगे आपके CBT एग्जाम में, तो वहां आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर, सी यू सून।